हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल PRS एजुकेशनल ट्रस्ट में। और आज हम अपना एक नया पॉडकास्ट सीरीज शूट कर रहे हैं और इसका एक नया एपिसोड है जिसमें आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल एजुकेशन सिस्टम में क्या है। मैं हूं आपकी होस्ट आकांक्षा शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर एट PRS एजुकेशनल ट्रस्ट। और आज जैसा कि मैं अपने टॉपिक के बारे में बता रही हूँ, AI इन एजुकेशनल सिस्टम, हम इस पे बातचीत करेंगे कि AI जो है वो कैसे टीचिंग, लर्निंग और जो हमारा असेसमेंट है उस पे कैसे अपना रोल दिखा रहा है। और इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मिस्टर हितेश कपूर सर, जो कि टेक्नोलॉजिकल कंसल्टेंट हैं और सर जो हैं AI को मॉडर्न क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही बड़ा योगदान निभा रहे हैं। तो आइए हम सर से बातचीत करते हैं। वेलकम है सर आपका हमारे चैनल PRS एजुकेशनल ट्रस्ट में। और मुझे बहुत ही खुशी है कि आपने हमें यहाँ पे आज ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं हितेश PRS एजुकेशनल ट्रस्ट के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। उसके साथ ही साथ आकांक्षा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और PRS एजुकेशनल ट्रस्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपके दर्शकों के साथ AI का इम्पैक्ट एजुकेशनल सिस्टम में क्या है आज के समय में, उसको मैं शेयर कर सकूं। वेलकम सर, हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा हमें और जानकारी दें कि आप मतलब क्या करते हैं। और दूसरा हमारा कंसर्न ये है कि आप इस फील्ड में कैसे आए। जी बिल्कुल, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा टेक्नोलॉजी में स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था, बट लकीली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू start my educational background and graduation with BTech and MTech in computer science। तो वहीं से ही मुझे लगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको जब हम देखते थे कि इसको हर फील्ड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को। जैसे हम आज की डेट में देखते हैं, टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन हर एरिया के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इन डिफेंस, वी कैन सी इन एजुकेशन, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप हेल्थ केयर में देखिए कितना भव्य योगदान है हमारी टेक्नोलॉजी का। उसके साथ ही मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया, अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सर, फर्दर डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं अपने लिसनर्स के लिए ये जानना चाहती हूँ कि आपका एजुकेशनल जर्नी कैसा रहा है। आप का एजुकेशन मतलब कहाँ से रहा है और आपने क्या क्या पढ़ा है और आप टेक्नोलॉजी फील्ड तक कैसे आए हैं। जी मैम, बिल्कुल, मैं आपके व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहूँगा। मैं बेसिकली BTech MTech हूँ कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस से था, ऑब्वियसली उसी के कारण मेरा इंटरेस्ट बना हुआ है टेक्नोलॉजी में। और अपार्ट फ्रॉम डैट आई हैव मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक्नोलॉजी एंड वर्किंग विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। I have developed many websites and I am also working on AI platform as well। ओके सर, मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि आपका MTech कब कंप्लीट हुआ होगा, किस ईयर में। मैंने इसको 2012 में कंप्लीट किया था। ओके और उसके बाद से ही आप इस फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। नहीं, उसके बाद से मैं एजुकेशन फील्ड में था एंड आई ऑल्सो वर्किंग एज अ फ्रीलांसर फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। और उसके बाद जैसे हमें पता है कि 2017 के बाद AI थोड़ा सा मार्केट में आना शुरू हुआ था। जैसे इनिशियल डेज में हमें पता है, जैसे सीरी आई थी एक ऐप, है ना। उसके साथ ही अलेक्सा, गूगल, ये सब हम यूज़ करते थे टू गेट इंटरेक्शन। मतलब उसमें आज की डेट में अगर हम देखें और 2017 को देखें तो AI तब आ गया था, लेकिन उसमें जो इंटरेक्शन था इतना, वो ह्यूमन का उन ऐप्स के साथ नहीं था। बट आज की डेट में हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। तो 2017 से ही मैं AI फील्ड के ऊपर फोकस्ड हूँ। ओके, तो आपका मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा कौन सा ईयर है जब से AI ने ज़्यादा अपना इम्पैक्ट दिखाया है हर चीज़ पे। मैम, AI का इम्पैक्ट ऐसा, इट्स नॉट एक्चुअली इंस्टेंट और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बेसिकली इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस जो धीरे धीरे मार्केट के अंदर आ रहा है AI। और जो इसका मेजर इम्पैक्ट आया था, या जो मेजर इसका कह सकते हैं हम घर घर तक ये पहुंचने लग गया था, वो कोविड के टाइम पीरियड के अंदर रहा। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट कनेक्टिविटी थी। तो बेसिकली लोगों ने कनेक्ट करना था, कैसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं टू हैव जनरेटिव कंटेंट्स। तो AI बेसिकली वहाँ से पॉपुलर होने लगा। ओके सर, तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी में कैसे आया।
हाँ, इंटरेस्ट, नाइस क्वेश्चन। बेसिकली इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि मैं एजुकेशन मेरी कंप्यूटर साइंस में थी तो मेरा वहीं से टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आया। इट वाज बेसिकली फ्रॉम चाइल्डहुड डेज। जब हम में आपने कौन से स्ट्रीम मतलब ली हुई वो थी? नॉन मेडिकल थी मेरे पास 12th में, ठीक है। लेकिन जब हम चाइल्डहुड में थे तो हम यूज टू प्ले वीडियो गेम्स, ठीक है। तो उस टाइम कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव थॉट होता था कि यार ये कैसे हो रहा है, हम बटन प्रेस कर रहे हैं और ये सब कैसे बैकग्राउंड में हो रहा है ना। तो वो एक थॉट आता था कि यार ये चीज़ें भी हम कैसे हम बना सकते हैं, ये हम कर सकते हैं ऐसा कुछ। तो वहाँ से इंटरेस्ट बेसिकली टेक्नोलॉजी में डेवलप होना शुरू हुआ। और जब मैं बीटेक कर रहा था तो मैंने देखा कि हम एक प्रोग्राम को, एक कोड को हम डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। उसको हम एफिशिएंट वे में कनेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब हम अच्छी कोडिंग करते हैं या प्रॉपर प्रोग्रामिंग करते हैं तो वी सी द रिजल्ट्स आर मोर एक्यूरेट, है ना। तो एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी आर द मेन रीजंस बिहाइंड माय इंटरेस्ट इन दिस टेक्नोलॉजी। ओके सर, आप जैसे कि एजुकेशनल कंसल्टेंट है सर, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी आपने एआई और एजुकेशन सिस्टम को कैसे इंटरकनेक्ट किया हुआ है? वेल बेसिकली आज के एरा की अगर हम बात करें तो जब हम देखते हैं कि एजुकेशन मतलब हम लोग जो कर रहे हैं बेसिकली कनेक्टेड विद द टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर हम कहें कि आप सिर्फ बुक्स पढ़ते रहिए, अगर हम बच्चों को बोलें, चाहे वो ग्रेजुएट हैं चाहे वो स्कूल डेज में हैं, अगर हम बोलें उन्हें कि आप सिर्फ बुक्स पर ध्यान दीजिए, बुक्स पढ़ते रहें, क्रैम करते रहें, तो हम देखेंगे वो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी से पीछे जा रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एआई की बात करें तो एआई में आप देखें कि एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है। आप कोई भी आपके माइंड में कोई थॉट चल रहा है, यू कैन आस्क द एआई, जो बेसिकली इनके फंक्शनल मॉडल हैं, जैसे आपको पता होगा एआई के, जैसे चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स ऑफ एआई, ठीक है। इट्स अ फाउंडेशनल स्टोन हम कह सकते हैं कि जो नींव रखी गई है जहाँ से इसकी, तो वो चैट जीपीटी को हम कह सकते हैं बिकॉज फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इनके पास, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी लर्नर एआई को यूज़ कर रहा है इसके साथ, या कोई भी एजुकेटर, सपोज कोई टीचर है, कोई एजुकेटर है, वो भी एआई को यूज़ कर रहा है टू इम्पार्ट द ट्रेनिंग और टू से एजुकेशन टू देयर लर्नर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इम्पैक्ट देखेंगे कुछ अलग ही आएगा, क्योंकि आपके पास डेटा होगा, यू हैव मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है। यू आर नॉट रिजर्व टू पर्टिकुलर बुक to give example to the students, because AI can give you massive number of examples to say share with your students। और इसके साथ ही चैट जीपीटी के साथ आप देखें बहुत से और टूल्स भी हैं, लाइक जेमिनाई है, राइट, जो कि गूगल का एक बहुत पॉपुलर टूल है, ठीक है, जो यूज़ किया जा सकता है। व्हाट्सएप पे हम देखते हैं हमारे पास एक पेटा का आता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एआई के लिए, ठीक है। एक आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा, ठीक है, उन्होंने भी एक एआई अभी पीछे लॉन्च किया है ना, ग्रोक के नाम से। तो ये सब टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन में। और मैंने इसलिए सोचा था बिकॉज आई एम वर्किंग एज एन एजुकेशनल कंसल्टेंट, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ रिसर्च से रिलेटेड कंसल्टेंसी के लिए क्वेश्चंस आते हैं कि हम इस फील्ड से हैं तो हमें क्या रिसर्च करनी चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए वी कांट रीड सो मैनी रिसर्च पेपर्स, है ना, वी कांट रीड सो मैनी बुक्स, बट एआई इज़ सो इफेक्टिव इन डैट हम एक कमांड देते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट रिसर्चेस हो चुकी हैं और ये फ्यूचर स्कोप है इसके अंदर, या ये लिमिटेशंस थी पुरानी रिसर्चेस की, ठीक है, जिनके हम आगे फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसा आप एआई का बहुत सारा बेनिफिट बता रहे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ इस पर कि आपका से क्या लगता है कि मतलब बुक की नॉलेज तो होनी चाहिए ना बच्चों को फिर भी, लेकिन अगर बच्चे बुक पे नहीं जा रहे हैं, अगर वो एआई को अपने लाइफ में इवॉल्व कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनके रिजल्ट क्या बहुत ही एक्यूरेट हैं जिस पे हम बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं कि हाँ ये सही बता रहा है हमें? नो, इट्स बेसिकली एन एथिकल कंसर्न, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हम कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं एआई के ऊपर, बिकॉज देखा जाए तो ये फाउंडेशनल हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं। बेसिकली डाटा कहाँ से आ रहा है? डाटा आ रहा है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ठीक है। हम जीमेल शेयर कर रहे हैं, गूगल पे सर्चेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सब डाटा घूम फिर के कहाँ आ रहा है? हमारा जो इंटरनेट पर अवेलेबल डेटा है हमारा, है ना, वही डेटा हमारा कहाँ यूज़ हो रहा है?
ये एआई मॉडल्स के ऊपर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम इनको ये नहीं कह सकते कि वी कैन ऑलवेज रिलाई ऑन इट, ठीक है, बट हमें एथिक्स रखने पड़ेंगे। अगर हम कुछ वहाँ से डेटा ले रहे हैं, ठीक है, तो उस डेटा को हमें ये देखना है कि एटलीस्ट हमें रियलाइज़ करना है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने डीप सीक का नाम सुना होगा, ठीक है, एक चाइनीज़ एआई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो अभी पीछे कुछ टाइम पहले ही 7-8 महीने पहले ही ये मार्केट में आया था, तो और काफ़ी अच्छी इन्होंने मार्केट कैप्चर की भी हुई है। तो इसके लिए बोला जाता है कि बेसिकली एक स्टेम मॉडल बोला जाता है, ठीक है, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल, ठीक है। तो ये इस फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कुछ सर्चेस करनी है तो पीपल प्रेफर टू गो फॉर डीप सीक, राइट। एंड चैट जीपीटी आज की डेट में देखो इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। आप अगर देखेंगे कि 2017 में या 2020 के आसपास अगर आपने कुछ सर्च किया होगा चैट जीपीटी पे, तब उसकी जो आउटकम थी कुछ अलग थी। वही सेम क्वेश्चन अगर आप आज सर्च करते हैं तो चैट जीपीटी आपको डिफरेंट आंसर के वे में रिस्पॉन्ड करेगा। आपने देखा होगा चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी 2, 3, 4, 5, 5+, 5.1, ये डिफरेंट मॉडल। बेसिकली क्या है, ये मशीन लर्निंग है, ठीक है, ट्रेनिंग मॉडल्स है। दीज एआई टूल्स और सॉफ्टवेयर आर इवॉल्विंग और से लर्निंग इटसेल्फ, ठीक है। वो लर्न कहाँ से कर रहे हैं, हम ही जो कमांड दे रहे हैं उनको, हम ही जो उनको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, बेसिकली उसी से वो लर्न कर रहे हैं। आपने देखा होगा चैट जीपीटी पे अगर हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो हमसे ओपिनियन लेता है या हमारे से पूछता है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस और नो, है ना। तो वो हमारे इनपुट पे डिपेंड करता है। अगर हम नो कहेंगे तो वो अकॉर्डिंगली उसका अलग इम्पैक्ट देगा, येस कहेंगे तो उसके आगे फर्दर प्रोसीड करता है वो। तो ये कहना मतलब आज की डेट में ये नहीं कह सकते हम कि हम इन पे कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं, बट येस दे आर मच मोर इफेक्टिव इफ़ यू वांट टू से बी क्रिएटिव, ठीक है, बी एफिशिएंट एट योर वर्क प्लेस, इन योर स्टडीज, लाइक दिस। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एआई का जो प्रोग्रेशन है आपको क्या लगता है कि वो नेचुरली हुआ है, या अगर हम देखें तो कोविड-19 आया, एक ग्लोबल चैलेंज आ गया जिसके बाद इसका इवोल्यूशन ज़्यादा हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि उस टाइम पे ऑफलाइन हम जा नहीं सकते थे और ऑनलाइन ही सारा सिस्टम मैनेज हो रहा था, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, सब अपना प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पे ही लेके गए। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि मतलब ये नेचुरल प्रोग्रेशन ही है या फिर ये कोविड-19 का कुछ इफेक्ट है इस पे प्रोग्रेशन पे? जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए दोनों ही बातें अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि इसके ऊपर एआई के ऊपर रिसर्चेज कोविड के टाइम से नहीं चल रही, उससे पहले से ही चल रही है, ठीक है। तो नेचुरल भी वो प्रोग्रेशन है, वो स्टेप बाय स्टेप एआई इज इवॉल्विंग इटसेल्फ। बट जो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन बेसिकली कहाँ पर आया हमारा, कोविड-19 पीरियड के अंदर, है ना। जब कोविड था, सब लॉकडाउन था, ठीक है, सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और बाकी किसी भी बिजनेस की बात करें, सब लॉकडाउन के अंदर बंद थे, सब लोग अपने घर थे, है ना। तो मेनली अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें, ठीक है, तो बट एक ये ऐसा फील्ड था जो प्रॉपर चल रहा था। कैसे, क्योंकि ऑनलाइन वे में आ गया था, ठीक है, टीचर्स कनेक्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जूम मीटिंग्स के थ्रू या कैसे भी, ठीक है। तो वहाँ कहीं ना कहीं बेसिकली ये एक डिमांड क्रिएट हुई कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि असेसमेंट इनकी ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक है, ऑटोनोमस मोड में हम उसको डाल दें, ठीक है, कि बच्चों की जो असेसमेंट है वो हमें देखना ना पड़े, अपने आप हो जाए। और पर्सनलाइज लर्निंग हम कैसे दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है। जैसे देखिए, अगर एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप अगर फिजिकल क्लासरूम में हैं तो इट्स वेरी इजी फॉर अ टीचर टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। बट अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, ठीक है, तो एक टीचर के लिए इतना ईजी नहीं है हर एक बच्चे को फोकस करना, क्योंकि कोई बच्चा स्क्रीन बंद कर रहा है, कोई ऑन कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है ना। तो इसमें हम एक पर्सनलाइज लर्निंग का आया एक थॉट कि हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि किस बच्चे के अंदर कितना कैलिबर है बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट यूजिंग एआई टूल्स, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ही उनको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि एक नेचुरल प्रोग्रेशन भी है और कोविड-19 के बाद बहुत अच्छे से एक एक्सेलरेशन मिला इसको, एआई को। ओके सर। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोविड के बाद ये प्रोग्रेस कर गया और हम बात कर रहे हैं कि टीचिंग में, लर्निंग में, या आपने अभी बताया कि असेसमेंट के लिए भी एआई का यूज़ हो रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग ऐसे कौन कौन से ऐप्स हैं या वेबसाइट है जिसके थ्रू टीचर और बच्चे इससे जुड़ सकते हैं या उन्हें जानना चाहिए इसके बारे में?
बेसिकली अगर स्कूल लेवल की बात करें तो गूगल क्लासरूम है, देखिए एआई टूल बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसमें आपकी असेसमेंट्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, पर्सनलाइज लर्निंग, आपके क्वेश्चंस और क्या करिकुलम आपने देना है किस बच्चे को एज़ पर देयर कैपेबिलिटी वी कैन शेयर विद देम। ठीक है, तो एक वो है, यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं आज की डेट में। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत पॉपुलर टूल है टर्निटिन, है ना। टर्निटिन प्लेगरिज्म और पहले सिर्फ ये प्लेगरिज्म चेक करने के लिए यूज़ होता था। ठीक है, आज की डेट में एआई को भी डिटेक्ट करता है ये, है ना, आपने सुना होगा। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये असेसमेंट ही कर रहा है एक स्टूडेंट की, है ना, कि उसने कहाँ कहाँ से कंटेंट यूज़ किया है, कि उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कितनी है, प्लेगराइज कंटेंट कितना है उसके अंदर, एआई कंटेंट कितना यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इट्स ईजी फॉर एजुकेटर्स और टीचर्स और से फॉर एग्जांपल फॉर द यूनिवर्सिटीज़ टू गिव प्रॉपर असेसमेंट टू द स्टूडेंट्स और लर्नर्स। और आपने अगर देखा होगा उसके अंदर एक परसेंटेज आ जाती है, एक इसके साथ एक ड्रिल बिट है, आपने अगर सुना हो तो मोस्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर आल्सो यूजिंग ड्रिल बिट एज वेल। तो उसके अंदर आ जाता है अगर आपकी 0 से 10% तक है तो आपका लेवल ए है। ठीक है, 11 से 20% है, लेवल बी है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो असेस करके दे रहा है आपको कि आपकी जो एफिशिएंसी है काम करने की या जो आपने रिपोर्ट अपलोड की है उसमें कितना आपका लेवल आ रहा है। ओके सर, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं कि असेसमेंट वगैरह की हो गई, तो मैं ये थोड़ा सा और जानना चाहती हूँ कि मतलब इसके कॉस्टिंग का क्या रहता है कि जैसे हम नॉर्मल स्कूल्स की बात करें और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे कुछ डिफरेंस होता है इसकी कॉस्टिंग में, या कैसे मैनेज होता है ये? किस पर्टिकुलर टूल के बारे में आप कहना चाह रहे हैं? जैसे स्कूल में हो गया कि कोई बच्चा है मतलब वही ऑनलाइन क्लास लेने के लिए और असेसमेंट के लिए, असाइनमेंट असेसमेंट वगैरह के लिए। नहीं, बेसिकली ये स्कूल लेवल पर ही रहती हैं। ठीक है, अगर आप ये पेड वर्जन ही रहते हैं और ट्रायल वर्जन भी इन सभी जो एआई के जो टूल्स हैं हमारे, इनके ट्रायल वर्जन अवेलेबल रहते हैं, बट उनके अंदर वो प्रॉपर फीचर्स नहीं होते या कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इतने लिमिटेशन रहेगी, इतने स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं या इतनी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, इतने प्रॉम्प्ट्स आपको मिलेंगे कि आप इतने क्वेश्चंस बोल सकते हैं वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। ऑब्वियसली डिफरेंट, हर एक कंपनी के अपने अपने प्लान्स हैं। ठीक है, तो जितनी मतलब कॉस्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर फीचर्स रहते हैं मैम। ओके ओके, ठीक है सर। मैं अभी ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि हम पहले चॉक बोर्ड में पढ़ाई करते थे, फिर हम स्मार्ट बोर्ड पे गए और उसके बाद अब एआई ड्रिवन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये एजुकेटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं या उन्हें रिप्लेस करेंगे आगे चल के? देखिए, बेसिकली ये कहना सही नहीं होगा कि जो एआई प्लेटफॉर्म है इन एजुकेशन इट विल रिप्लेस द एजुकेटर्स। इतना आसान नहीं है। देखिए, जब आपको ध्यान होगा जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी, सबसे पहली बार जब इलेक्ट्रिसिटी इनोवेट हुई थी, तो यही कहा गया था ये बहुत लोगों के रोजगार खा जाएगी। ठीक है, लेकिन आज की डेट में देखिए इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम ये पॉडकास्ट भी शूट कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो ये पॉसिबल नहीं था, राइट। उसके बाद जब इंटरनेट आया तब भी यही कहा जा रहा था ये बहुत लोगों की नौकरियां खा जाएगा। कंप्यूटर आया, सॉफ्टवेयर आने लगे, तो यही कहा था कि बहुत लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। ठीक है, तो आज भी यही बोला जा रहा है बहुत जगह पर कि जो एआई है बहुत लोगों की जो जॉब है वो रिप्लेस, नॉट पर्टिकुलर फॉर एजुकेटर्स, ये हर फील्ड के लिए ही है अभी। हाँ जी, तो ऐसा नहीं है कि एजुकेटर, हाँ इसमें ये जरूर है कि आपको अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ साथ। ठीक है, बिकॉज आप देखिए कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया एआई को एंगेज करना अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने टीचर्स के साथ। ठीक है, अगर कोई एजुकेटर एआई में परफेक्ट नहीं है या उसको पता ही नहीं है कि एआई के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है, या उसको सिंपल चैट जीपीटी भी अगर नहीं करना आता, तो डेफिनेटली इट कैन बी सेड लाइक देयर जॉब्स आर एट द स्टेक, बट सभी के लिए ऐसा कहना सही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम बात करें, देखिए एआई से क्या है, जो एजुकेटर्स हैं हमारे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जहाँ अभी वो सिर्फ 2 या 3 बुक्स से डेटा हमारा इकट्ठा करते थे या वहाँ से हमें कहीं ना कहीं से सीख कर बताते थे, ठीक है, अभी उनके पास दे हैव से बिग डेटा। ठीक है, बेसिकली ये जो एआई रिसोर्सेज हैं कहाँ से डेटा ले रहे हैं, जो भी ऑल ओवर द इंटरनेट जो डेटा अवेलेबल है वहाँ से वो डेटा आ रहा है। ठीक है, वहीं से इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, तो educators can increase their skills for delivering the same skills to the students। ठीक है, तो कहीं भी मुझे नहीं लगता कि उनकी जॉब कहीं ना कहीं ऐसे रिस्क में है। ओके, मतलब आप सपोर्ट करते हैं एआई का? जी बिल्कुल, मैं तो यही बोलूँगा कि जो भी एजुकेशन फील्ड में है उनको इसको यूज़ करना चाहिए। और यूज़ ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, कंप्लीटली डिपेंड हो जाए हम उसी पे।
नहीं, कम्प्लीटली डिपेंड। इसको एआई को यूज़ करना इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। हमने एआई बेसिकली, हम एआई इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहे, हमने एआई मॉडल डेवलप नहीं करना। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ टू यूज़ एआई टूल्स, राइट। तो एआई टूल्स को सिंपल, अगर हम फ्री वर्जन से अवेलेबल हैं हर प्लेटफॉर्म के, ठीक है, हम उसको जस्ट वी कैन प्ले विद द प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, तो वो यूज़ कर सकते हैं और वी कैन सी द डिफरेंस कि जो हमारे माइंड में जो थॉट चल रहा था और जो एआई के बेस, जो हमें वहाँ से कुछ आइडिया डेवलप हुआ और उसके बेस पे जब हमने टीचिंग की, क्लासरूम टीचिंग, या हमने स्टूडेंट्स के साथ वो शेयर किया, तो वो विल फील कॉन्फिडेंट लाइक हाँ भी ऐसा भी हो सकता है। ओके सर, मेरा ये अगला सवाल है सर कि जैसे हम भारत में रहते हैं, तो भारत की जो पुरानी शिक्षा प्रणाली है वो है कि एक गुरु शिष्य का बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। तो आपको क्या लगता है कि एआई जो है वो इसको थोड़ा अलग कर देगा, या कोई इम्पैक्ट होगा एआई का या नहीं होगा इस जो रिलेशन है हमारे टीचर और स्टूडेंट के बीच में? नहीं, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। देखिए, अभी देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो अगर जैसे एआई मॉडल्स अवेलेबल हैं, है ना, वो चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल यूज़ करके दे कैन आस्क एनी प्रॉम्प्ट एंड दे विल गेट द आंसर, ठीक है। और टीचर्स को भी कई बार ये लगता है कि वो असाइनमेंट्स दे देते हैं या प्रोजेक्ट्स दे देते हैं, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को भी प्रॉपर अपना एक होमवर्क करके आना चाहिए कि हाँ, ये मैंने बच्चों के साथ शेयर करना है, चाहे वो उसके लिए एआई को यूज़ करे, ठीक है। वो एआई को यूज़ करके उनको आइडियाज़ ज़रूर शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ कि ये चीज़ें हो सकती हैं। सेम इज़ द केस विद द स्टूडेंट्स, ठीक है, कि वो एआई को यूज़ करें, अपनी नॉलेज एनहांस करें, ठीक है, नया डेटा इकट्ठा करें, देखें क्या है, और वो अपने टीचर्स के साथ उसको शेयर करें। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आई थिंक कि जो गुरु और शिष्य की जो प्रणाली हमारे देश में चलती आ रही है वो मेंटेन ही रहेगी, ठीक है, और इससे दोनों का फ़ायदा है, ठीक है। इस केस में क्या रहेगा, जो गुरु है वो शिष्य से लर्न करेगा कुछ ना कुछ, और जो शिष्य है तो गुरु से तो ऑब्वियसली वो लर्न करेगा ही करेगा, ठीक है। तो वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है और वो मेंटेन रहेगा। हाँ, एक हम ह्यूमन टच की बात कर सकते हैं कि अगर जो गुरु और शिष्य हैं, अगर वो कम्प्लीटली एआई बेस्ड मॉडल्स के थ्रू लर्निंग करने लग गए और वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही स्टडी करने लग गए, तो क्या वो रिलेशन एक मेंटेन रह पाएगा? तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, इसके लिए जो एफर्ट रहेगा वो गुरु की साइड से रहेगा, जो एजुकेटर है हमारे उनकी साइड से रहना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, चाहे कैसे भी, मतलब एंगेज करके रखें अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। मतलब देयर इज़ नो डाउट लाइक एआई कैन डिलीवर द से पर्सनलाइज कंटेंट टू द स्टूडेंट्स, इट कैन असेस बेस्ड ऑन देयर से रिस्पॉन्स, बट ए टीचर शुड बी इंटरेक्टिव कि बच्चे ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, हम इसको देखें, एनालाइज करें, ठीक है, और उसके साथ पर्सनल वन ऑन वन कम्युनिकेशन में उसको बताएं, रैदर देन कि एआई तो बता देगा, एआई ने अपना काम करना है कि आपकी यहाँ मिस्टेक्स है, आपने यहाँ ठीक करना है, बट वो गुरु भी उसको कैसे इलेबोरेटिव वे में उसको एक्सप्लेन कर सकता है, कैसे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है कि हाँ, ये कमियाँ थी, इनको आपने ठीक करना है, तो वो एक ज़रूरी है, मैं सोचता हूँ। ओके, आप सर मुझे एक रियल वर्ल्ड में जो एप्लीकेशंस अभी यूज़ हो रहे हैं हायर एजुकेशन या रिसर्च में, आप उसके बारे में कुछ आइडिया दे सकते हैं? हाँ, ऐसा मतलब बेसिकली इनको हम टूल्स बोलते हैं, ठीक है, और डेडिकेटेड टूल्स होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो हायर एजुकेशन में या रिसर्च पर्पस के लिए बहुत सारे टूल्स हैं एआई के, ठीक है। जैसे आपने कुछ पॉपुलर के नाम सुने होंगे, लाइक एक perplexity.ai है, ठीक है। आपको अगर पता हो कि ये इंडियन ओरिजिन से ही है ये टूल जो है, ठीक है, इंडिया का ही बेसिकली हम इसको कह सकते हैं। और आप अगर इसको, ये चैट जीपीटी से मैं कहूँगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ आइडिया जनरेशन, ठीक है। सपोज आपने एक आइडिया, आपको एक कंसेप्ट है माइंड में, ठीक है, अब आप उसको आइडिया में कन्वर्ट करना चाहते हो कि मैं इसके 5-6 आइडियाज़ निकाल लूँ, ठीक है, एक डोमेन के ऊपर, तो उसको आप अगर परप्लेक्सिटी के थ्रू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देन आफ्टर गेटिंग दैट आइडियाज़ यू कैन यूज देन चैट जीपीटी टू फर्दर एक्सप्लोर दैट, बिकॉज चैट जीपीटी के पास ग्लोबल कंटेंट है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, और मैसिव नंबर ऑफ यूज़र्स हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा यूज़र होंगे उतना ज़्यादा उसके पास डेटा है, उतना ज़्यादा उसके पास कंटेंट है, उतना ज़्यादा उसके पास फीडबैक है यूज़र्स का, ठीक है।
तो उतने एफिशिएंट वो रिजल्ट देता है। तो हर टूल की अपनी स्पेशलिटी है जो यूज़ किया जा सकता है। जैसे हमने कहा रिसर्च वर्क में कौन सा यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ एमटेक मास्टर्स कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, या कुछ पीएचडी कर रहे हैं स्कॉलर्स हमारे, है ना, तो वो रिसर्च वर्क में यूज़ कर सकते हैं। जैसे पॉपुलर टूल्स हैं, आपको पता है जेनी के नाम से एक टूल आता है, एक पेपर पर्ल के नाम से एक टूल आता है, aether.com करके एक वेबसाइट है। इसमें जस्ट आपको एक प्रॉम्प्ट देना है अपना कि ये मेरा प्रॉम्प्ट है, ये मेरा आइडिया है, ठीक है, तो इसके बेस पे आप एक रिसर्च या एक रफ ड्राफ्ट आप एक क्रिएट करके दीजिए। तो इसमें क्या होगा, एक आपके पास एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ये एक कंसेप्ट है जिस पे मुझे फोकस करना चाहिए। अगर आपको हाँ एक माइंड मैप मिल जाता है, आपको फर्दर उस पर किस किस एरिया पे फोकस करना है वो देखिए, वो आपको खुद ही करना है सभी कुछ। क्योंकि एआई बेसिकली अभी एआई जो है एजीआई मोड में कन्वर्ट नहीं हुआ। एजीआई मीन्स आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस, कि वो सब कुछ खुद ही करके दे देगा। अगर वो सब कुछ ही खुद कर देगा तो फिर तो ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगी ही नहीं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमें उसमें सोच के करना है यूज़, और बहुत सारे टूल्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं रिसर्च वर्क में। जी सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम हैं पर्टिकुलर फार्मा डोमेन है हमारा, ठीक है, तो अभी जैसे पीसीआई ने सिलेबस चेंज किया तो उन्होंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब मुझे लग रहा है लगभग हर ईयर में ऐड कर दिया है कि एक कोई ना कोई यूनिट या एक पर्टिकुलर कोर्स ही उन्होंने ऐड कर दिया हर ईयर में जो कि एआई रिलेटेड है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि अगर ये कोर्सेज में ऐड हो रहा है तो क्या बेनिफिट हो रहा है इससे? देखिए बेसिकली जब हम एआई की बात करते हैं ना, तो एआई आपको दो तरह से समझना चाहिए, ठीक है। एआई एक तो है कि जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एआई के साथ, एक दूसरा है फ्लुएंट मोड में, और तीसरा है जैसे कि जो कंटेंट क्रिएटर यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं डॉक्टर्स अगर यूज़ करते हैं अपनी फील्ड के लिए, ठीक है, या एजुकेटर की भी बात कर सकते हैं, वो यूज़ करते हैं। जो एक सिंपल एक लेमैन के लिए उसको ये पता होना चाहिए कि उसको प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ करनी है एआई के ऊपर। तो उसको बेसिकली एक टेक्निकल वर्ड भी दिया गया है, इट्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है बेसिकली, कि हम किस तरह की इनपुट दे रहे हैं एआई को। फॉर एग्जांपल मैंने एक इनपुट दिया कि मेरी हेल्थ के लिए कौन सा खाना अच्छा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो एआई है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, वो कुछ रिस्पॉन्स दे देगा कि आपको ग्रीन डाइट लेनी चाहिए या कुछ भी इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको और प्रिसाइज कर दूं, मैं अपनी इनपुट को और इसमें एक्स्ट्रा फिल्टर्स लगा दूं कि फॉर एग्जांपल मेरी जो एज है वो इतनी है, ठीक है, मैं इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में रहता हूँ, ठीक है, उसके साथ ही जो मेरा इंटरेस्ट है खाने में वो इस चीज़ को खाने में है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि मेरे लिए हेल्दी डाइट क्या रह सकती है, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप देखिएगा डिफरेंस आएगा दोनों रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो सेम इज़ द केस विद द एजुकेशन। जैसे आपने फार्मेसी की बात की, ठीक है, तो फार्मेसी में आ रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट है या जो एजुकेटर है उसको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो उसके बाद वो अगर एआई से इंटरेक्ट करता है या कम्युनिकेट करता है, अगर मैं गलत नहीं है तो ये बोलूँगा, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एआई को बताया कि मैं फॉर एग्जांपल मैं मास्टर ऑफ फार्मेसी कर रहा हूँ, ठीक है। बैचलर ऑफ फार्मेसी में मेरा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मेरी इसके ऊपर कमांड बहुत अच्छी है, ठीक है, और मैं फर्दर अपने करियर को एज यहाँ देखना चाहता हूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे इनपुट सजेशन दीजिए कि मुझे क्या रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है, किस स्ट्रीम में मास्टर्स करना है। मास्टर्स तो कर ही रहे हैं आप, ठीक है, बट आप पर्टिकुलर किस टॉपिक के ऊपर वे फॉरवर्ड आपको चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो आपके एआई टूल्स हैं वो आपको बेटर रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ किए जा सकते हैं। और जो अगर हम बात करें कि उनके कोर्सेज में करिकुलम में अगर ऐड हो गए हैं तो वो जस्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, उसमें यही बताया जाता है कि क्या क्या है, कैसे इनकी इंजीनियरिंग है, बैकग्राउंड में कैसे ये आए, आज की डेट में कैसे चल रही हैं, वो सब है। ओके सर। सर आपको क्या लगता है कि एआई जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में कैसे हेल्प कर सकता है हमारा? बेसिकली अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो जिसका अपने आप में ही मतलब है कि एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। तो एआई की अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट है एजुकेशन में और इसको यूज़ किया जा सकता है एजुकेशन फील्ड के अंदर, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये सभी के लिए ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं, देखिए आपने हम अपने मोबाइल ऐप्स में या हम
रैंडमली कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो हमने इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं, एक मूवी आई थी आमिर खान की, तारे ज़मीन पर, है ना, उसमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया गया था जिसको वो बोर्ड पे लिखे हुए जो करेक्टर्स होते थे वो उसको रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती थी, है ना, वो प्रॉपर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था, राइट। तो इस तरह के बच्चों के लिए एआई अगर हम बात करें कहाँ हेल्प कर सकता है, ये बेसिकली टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन कर देता है, ठीक है। तो ये टूल पहले भी थे, बट अभी अगर आप देखें तो आप इसको जिस टोन में सुनना चाहते हैं, बच्चा जिस टोन में उसको, एक फीमेल टीचर की टोन में सुनना चाहता है, मेल टीचर की टोन में सुनना चाहता है, या कुछ कार्टून की फॉर्म में सुनना चाहता है, ठीक है, तो हर तरह से हम उसको, बच्चे को वो प्रोवाइड करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें कि फॉर ब्लाइंड पीपल, राइट, वो वही सेम चीज़ है कि टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन कर सकता है, ठीक है। दे कैन ऑल्सो यूज़ गेस्चर लैंग्वेज, ठीक है। और उसके अलावा अगर किसी को से सपोज हियरिंग इम्पेयरमेंट है या वो नहीं सुन पाते प्रॉपर से, है ना, तो उनके लिए भी है वहाँ पर कि स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन हो सकता है, ऑपोजिट टू डैट, तो वो किया जा सकता है। चौथा, जिनको ऑर्थोपेडिकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्लासरूम तक नहीं पहुंच सकते या उनकी हैंड मूवमेंट प्रॉपर नहीं है अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो भी एआई को यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आपको सिंपल वॉइस कमांड तो हम दे ही सकते हैं, ठीक है, उसके बेस पे एआई हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एआई इज़ फॉर ऑल, ठीक है, इट्स नॉट, we can't say like it's restricted to particular domain of students or educators, it's for everyone. ओके। सर, जैसे अभी आपने मुझे पहले बताया कि हम एजुकेशन सिस्टम में पर्सनलाइज जो बच्चों का एक असेसमेंट कर सकते हैं या उनको अलग से हम पर्टिकुलर पढ़ा सकते हैं। जैसे वही है कि ऑनलाइन में हम हर बच्चे पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो हम पर्सनलाइज पे जाते हैं। तो पर्सनलाइज और जो हमारा लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है वो कैसे आपस में वर्क करता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ये भी। इसमें देखिए, अगर हम बात करते हैं पर्सनलाइज एक्सपीरियंस की, ठीक है, एक टीचर को पता होता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या वीकनेसेस हैं, ठीक है। तो जो क्लासरूम टीचिंग होती है, अगर हम बात करें, बच्चा 5 से 6 घंटे स्कूल जाता है ना, तो उस 5 से 6 घंटे के अंदर एक टीचर फोकस कर सकते हैं, लेकिन पूरा फोकस भी नहीं कर सकते कि हाँ उसकी हर एक वीकनेस के ऊपर काम किया जा सके। बट हियर कम्स द एआई वेयर इट कैन हेल्प, ठीक है। कैसे? जो उसकी वीकनेस है, ठीक है, टीचर उसके अकॉर्डिंगली उसको पर्सनलाइज कंटेंट दे सकती है, पर्सनलाइज असेसमेंट दे सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर वो वर्क करे। से सपोज किसी का लेवल 10 है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली असेसमेंट मिले, किसी का लेवल ही 3 है उसको हम 10 वाली असेसमेंट देंगे तो वो प्रॉपर नहीं उस पर रिस्पॉन्स कर पाएगा। अगर उसको हम उसके लेवल की असेसमेंट देंगे, ठीक है, तो उसमें वो बेटर परफॉर्म करेगा। तो इट अल्टीमेटली विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो पर्सनलाइज जो एजुकेशन है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है? नहीं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है विद एआई, ठीक है। मैं तो एआई को इसीलिए ही प्रेफर करता हूँ कि इट्स अ टाइम सेवियर, ठीक है। सबसे बड़ी एडवांटेज ही इसकी यही है कि आपका ये टाइम सेव करता है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप बात करें हायर एजुकेशन के लिए पर्सनलाइज कंटेंट के लिए, तो उसमें आपका जो डोमेन है उस स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर आपको एआई आपको डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, जो आपने पूछा, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है? अगर आपने किसी, देखिए मैं फ्री अकाउंट के लिए आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है, बट यू हैव पेड अकाउंट्स और ऑफिशियल अकाउंट्स ऑन एआई सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो आप देखिए, आप कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपने 10 दिन के बाद आकर कुछ और सर्च किया या कोई और प्रॉम्प्ट आपने दिया, तो एआई जो आपको जो रिस्पॉन्स देगा वो आपके प्रीवियस रिस्पॉन्सेस के बेस पर ही देगा या प्रीवियस इनपुट्स के बेस पर ही देगा, ठीक है। तो आप अगर उसको 2 साल बाद आकर देखते हैं तो वो उसको उस और रिफाइन करेगा। तो बेसिकली आप एक ट्रेनिंग मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, मशीन लर्निंग मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, जिसके साथ आप अपने आप को भी इम्प्रूव करते जा रहे हैं, जो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग में हेल्प कर रहा है। और दूसरा ये क्या कर रहा है, देखो आपको टेक्नोलॉजी हमें पता है कि डेली चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ इनोवेशन डेली आ रही है ना, तो उसमें क्या हेल्प करता है बेसिकली एआई, हमें अप टू डेट रखता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट्स हेल्पफुल फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है, बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस।
ओके ओके। तो मतलब ये दोनों में ही बेनिफिशियल, अगर हम पर्सनलाइज के लिए भी जा रहे हैं और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी जा रहे हैं तो। ओके सर। सर जैसे अभी आपने बहुत सारे एआई के टूल्स डिस्कस किए, जैसे कि हमारा हो गया चैट जीपीटी, हो गया जेमिनाई, हो गया परप्लेक्सिटी है, ग्रोक है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि अगर हम जैसे मैं एज अ एजुकेटर मैं बात करूँ, तो मैं कैसे इनमें डिफरेंशिएट करूँ और मैं कैसे ये देखूँ कि मुझे कौन सा जो एआई टूल है वो यूज़ करना है, इनमें पर्टिकुलर डिफरेंस क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, इनको डिफरेंस आपको समझने के लिए, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास मार्केट के अंदर अगर हम इंटरनेट पे सर्च करें तो बहुत सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कौन सा यूज़ करना है इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, हमें उसके साथ प्ले करना पड़ेगा। बेसिकली हमें खेलना पड़ेगा उन टूल्स के साथ, हमें छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स के साथ सर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, उससे हमें पता चलेगा किस में हमें बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, फॉर ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखिए डीप सीक है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया डीप सीक अभी 7-8 महीने पहले अगर लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो एक चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चाइना का है बेसिकली, और अगर आप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। ठीक है, अगर आपका बजट नहीं है, चैट जीपीटी की अगर हम बात करें, चैट जीपीटी इज़ एक्सपेंसिव बट डीप सीक इज़ वेरी इकोनॉमिकल। ठीक है, रीज़न क्यों है? चैट जीपीटी के जो जीपीयू यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, और उसके कंपैरेटिवली डीप सीक ने सिर्फ जितने जीपीयू चैट जीपीटी यूज़ करता है उसके सिर्फ 10% जीपीयू जो हैं डीप सीक में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो उनकी कॉस्टिंग कम आ रही है, इसीलिए वो प्रोवाइड भी इकोनॉमिकल रेट्स पे कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें, देखिए हमारा एज एन इंडियन हमें एक परसेप्शन ये भी रहता है कि जो डीप सीक है चाइना का मॉडल है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज आपने देखा होगा वो डीप सीक को यूज़ करना अवॉइड करती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये है कि ये डेटा प्राइवेसी का कंसर्न ना आ जाए। ठीक है, ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू शेयर डेटा, दे मोर रिलाई ऑन चैट जीपीटी एज कम्पेयर टू डीप सीक। ठीक है, तो एज एन इंडिविजुअल अगर आपको लगता है कि आपका डेटा की प्राइवेसी का इतना कोई कंसर्न नहीं है, तो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि आप डीप सीक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें ग्रोक की, तो ग्रोक जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे मिस्टर एलोन मस्क हैं जो, ठीक है, उनकी कंपनी की तरफ से ये डेवलप किया गया है। ठीक है, और डिफरेंस क्या है, ये रियल टाइम डेटा के ऊपर काम करता है। रियल टाइम डेटा कैसे? ये डेटा फेच करता है ट्विटर से। ठीक है, कनेक्टेड, पीछे जो इसका बेस कनेक्टेड है वो ट्विटर है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्विटर की तो कितना इसके ऊपर डेटा पड़ा होगा आज की डेट में। ठीक है, तो आपने किसी सेलिब्रिटी के बारे में उसमें प्रेडिक्शन करनी है या कुछ उसको जज करना है, आप ग्रोक यूज़ करिए और उसमें अपना प्रॉपर प्रॉम्प्ट दीजिए, देखिए वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट, उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल देगा आपके सामने। ठीक है, तो वहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं रियल टाइम के लिए। ठीक है, तीसरा हम परप्लेक्सिटी की बात करते हैं। परप्लेक्सिटी मैंने बताया कि अगर आपको कुछ इनोवेटिव आइडिया चाहिए, ठीक है, तो आप यू गो फॉर परप्लेक्सिटी। ऑब्वियसली इंडियन मॉडल है तो उसको प्रमोट भी करना चाहिए, यूज़ भी करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको आइडिया चाहिए इनोवेटिव तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और बात करें जेमिनाई की, जेमिनाई इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल। ठीक है, तो अगर हम एआई को कुछ सेकंड्स के लिए भूल जाएं, ठीक है, तो अगर हम बात करें आज से 10 साल पहले हम कुछ भी हमें सर्च करनी होती थी, हम सबसे पहले क्या खोलते थे? गूगल, है ना? तो जेमिनाई इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन गूगल सर्च इंजन। ठीक है, उसके पास मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा है। ठीक है, वो सारा डाटा वहाँ से, सभी इंटरनेट जो कंटेंट है, वेबसाइट्स हैं, दे आर कोरिलेटेड विद गूगल। ठीक है, तो वहाँ से वो कंटेंट हमारा जनरेट हो रहा है जेमिनाई के ऊपर। और जब चैट जीपीटी शुरू में आया था, आपको अगर पता हो, तो इसने बिंग को एज अ सर्च इंजन यूज़ किया था। बिंग एक सर्च इंजन होता है जस्ट लाइक गूगल, तो वहाँ से डेटा फेच होता था। अभी तो इसने इतना ज़्यादा ये ट्रेंड हो चुका है चैट जीपीटी बेस्ड ऑन द इनपुट्स ऑफ द यूज़र्स। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द प्लेटफॉर्म दैट हैव से आई मस्ट से कि लार्ज अमाउंट ऑफ यूज़र्स, और इट्स अ प्लेटफॉर्म विद नंबर 1 ऑफ यूज़र्स। ठीक है, तो इसके पास अपने आप ही ट्रेंड होता जा रहा है बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ यूज़र्स। जी सर, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हम पर्टिकुलरली इसी पे रिलाई कर सकते हैं, मतलब जो रिजल्ट्स एआई दे रहा है हम उसी पे रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं अभी ये जानना चाहती हूँ कि प्राइवेसी के क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं अगर हम एआई की बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में। देखिए, प्राइवेसी तो बेसिकली ये रहता है कि कोई आपने फाइल अपलोड की है, ठीक है, तो एक आपका कहीं ना कहीं इंटरनेट के ऊपर एक
एक टाइम स्टैम्प कह सकते हैं हम, या एक कहीं ना कहीं वो आपका डॉक्यूमेंट तो चला ही गया, ठीक है, एआई के पास वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो उसको उसके डेटाबेस में स्टोर हो गया, ठीक है, वो एज इट इज़ कहीं प्रोड्यूस नहीं होगा वो डॉक्यूमेंट आपका, बट कहीं ना कहीं उनके रिकॉर्ड्स में है। बट सेकेंडली अगर हम बात करें, जो आपका क्वेश्चन है, इट्स कंसर्न ऑफ एथिक्स, ठीक है, कि हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे एआई मॉडल्स हैं कितने एथिकल हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा जनरेटिव इंटेलिजेंस नहीं आया, ठीक है, कि ये डिफ्रेंशिएट कर सके कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चैट जीपीटी की, आपने कभी कुछ उल्टा सीधा कंटेंट उस पर प्रॉम्प्ट करके डालना, वो आपको मना कर देगा, आई एम सॉरी आई कांट डू दिस, ठीक है, दिस इज़ अ कॉपीराइट इशू, ठीक है, इस तरह का कुछ आ जाता है वहाँ पर। बट आप ग्रोक में करके देखो, नहीं, उसमें नहीं आएगा। आप वो ये देखता है कि उस टाइम पर जो आपने प्रॉम्प्ट किया है, उस टाइम पर मोस्ट इफेक्टिव रिजल्ट आपके लिए क्या आ रहा है वो आपको जनरेट कर देगा, ठीक है। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके अपने अपने एथिक्स हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि उसका जो ऊपर एक मतलब कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग पावर है जो उसको कंट्रोल कर रही है, उसकी एल्गोरिथम इस तरह से डिज़ाइन की हुई है कि नहीं, आउट ऑफ द वे नहीं जाना उसने, ठीक है, उसने विद इन द वे ही चलना है, ठीक है। और अगर हम एथिकल कंसर्न की बात करें, फॉर एग्जांपल लॉयर्स, ठीक है, मैंने देखा कुछ लॉयर्स आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी को, किस लिए? उन्होंने अपना इनकी जो रिपोर्ट्स बनती हैं, जो सबमिट करते हैं, है ना, जो सम्मन आया उसका रिप्लाई जाता है बेसिकली, है ना, तो वो सब ये लोग सिर्फ नाम वाम डालते हैं, चैट जीपीटी उसको उस फॉर्मेट के अंदर बना कर दे देता है। तो मैंने कहा यार ये 10 पेज का आपने रिस्पॉन्स जो है जज साहब के सामने जाएगा, ठीक है, तो तुम्हें लगता नहीं ये गलत चला जाएगा? कह नहीं, हमें एक बार बस गो थ्रू करना पड़ता है, ठीक है, हम इनपुट्स दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसका एक फिक्स है जो हमारी पीछे जो हम सर्च कर रहे हैं पास्ट में, उसके बेस पे हमें रिजल्ट दे देता है। बट कहीं ना कहीं अगर हम बोलें कि कहीं अगर सपोज कुछ लाइन गलत जनरेट हो गई, ठीक है, कुछ गलत वहाँ पर ड्राफ्ट हो गया और हमने वो एज इट इज़ आगे कोर्ट रूम में या एक लॉयर ने सबमिट कर दिया, तो वो एथिकल कंसर्न है, ठीक है। दूसरा ये कह सकते हैं कि डेटा, अगर हम कहें कि डेटा शेयर नहीं हो सकता, डेटा ब्रीच नहीं हो सकता, तो ये कहना गलत ही होगा। देखो कहीं भी जा सकता है, जब हम डाटा अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चैट जीपीटी या एआई मॉडल हमें रिस्पॉन्स या हमें डेटा जनरेट करके दे, तो जब हम खुद उसको इनपुट दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर करेगा, किसी ना किसी वे में तो यूज़ करेगा ही करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डेटा प्राइवेसी इशू आता है, बट स्टिल आई वुड प्रेफर चैट जीपीटी ओवर डीपसीक। तो जैसे हम एज ए एजुकेटर, फार्मा एजुकेटर, हम यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी, अगर हमने कोई फाइल अपलोड की है उस पर, तो हमारा यही कंसर्न रहता है कि जैसे हमने इसको एआई पे अपलोड कर दिया है, तो अब ये वहाँ से तो डिलीट होगी नहीं, क्योंकि वो तो वहाँ पे चला गया, तो मतलब वहाँ पे प्राइवेसी ब्रीच का कुछ इशू हो सकता है या नहीं हो सकता, या हम कौन सा ऐसा कोई आप टूल हमें बताएं चैट जीपीटी के अलावा जो हम यूज़ करें और वहाँ पे प्राइवेसी ब्रीच के कम चांसेस हो? नहीं, देखिए जो भी आप डेटा शेयर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, ठीक है। उसके लिए हम आप उस कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ सकते हैं, ठीक है, डेटा शेयरिंग पॉलिसी को रीड आउट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की, ठीक है, वो हमें हेल्पफुल होगी। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या जहाँ से भी आप कर रहे हैं कोर्सेज, ठीक है, तो वो उनको डिसाइड करना है कि उनके लिए क्या चीज़ ठीक है, ठीक है। उसमें आई कांट रिकमेंड पर्टिकुलर मॉडल ओवर द अदर, ठीक है, दैट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। सर नेक्स्ट कुछ ईयर्स में आप एआई को कैसे इवॉल्व होते हुए देखते हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर? देखिए ज़्यादा नहीं तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगले 5 साल तक मुझे लगता है कि हर जगह एआई होगा, ठीक है। एक प्रेडिक्शन है कि 10 साल तक, बट मुझे लगता है कि जिस स्पीड से अभी, जिस पेस से अभी चल रहा है, तो अगले 5 साल तक एआई विल बी एवरीवेयर, ठीक है। और आपको अगर पता हो कि चाइना ने अपने जो स्कूल्स हैं वहाँ पर, ठीक है, उसमें उन्होंने बोला कि जो 6 से 8 साल के बच्चे हैं ना, उनको भी एआई के बारे में बताना शुरू करिए, ठीक है। मतलब एआई वो चाह रहे हैं कि हर बच्चे को पता हो कि व्हाट इज़ एआई एंड व्हाट वी कैन डू विद एआई, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है और अगले 5 साल तक, 7 साल तक हर जगह होगा। ओके सर। सर आपने आज एआई के ऊपर एजुकेशन सिस्टम में क्या रोल है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। ख़त्म करने से पहले सर मैं कुछ एक क्वेश्चंस और मेरे हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने जब अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात की, तो आपने हमें बताया कि आपने एक
वेबसाइट डेवलपमेंट पे भी काम किया हुआ है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ डेवलप करते तो आप कौन सा एआई टूल डेवलप करते और आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बनाते और क्यों बनाते? देखिए, मैं अगर मेरे को आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू एआई, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम एजुकेशन फील्ड से ही रिलेटेड हैं, तो एक स्केल लेवल पर, एक लार्ज स्केल लेवल पर एक पर्सनलाइज लर्निंग का कंसेप्ट अगर डेवलप हो जाए एआई के अंदर, बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा कि उनकी पर्टिकुलर नीड्स के अकॉर्डिंगली ही कंटेंट प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर इसमें किसी तरीके ह्यूमन टच इन्वॉल्व हो जाए, जैसे आपने कहा कि गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप है जो, ठीक है, तो उसमें एक ह्यूमन टच होता है। तो अगर कहीं ना कहीं एआई इफेक्टिव हो जाए इसके अंदर ह्यूमन टच देने के लिए, तो मुझे लगता है वो बहुत इफेक्टिव होगा और मतलब गेम चेंजर हो सकता है वो। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हम बात करें एआई इन एजुकेशन सिस्टम, तो फाइनली मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कितना एफिशिएंट है और इसका फ्यूचर रोल क्या होगा इन शॉर्ट? देखिए, एफिशिएंट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट अगेन अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। हम इन पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ, मैं एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं जिन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स लिखे होते हैं या थीसिस इवन लिखी होती हैं, ठीक है। तो हम वो देखते हैं कि पूरा का पूरा 100% एआई कॉपीड कंटेंट होता है, 100%। मतलब दे हैव नॉट इवन डन 1% एफर्ट, ठीक है, फॉर देयर रिसर्च वर्क, ठीक है। हाउ कैन दे क्लेम इन देयर यूनिवर्सिटीज और प्रोफेशनल से एक्सपीरियंसेस लाइक आई हैव डन दिस थिंग, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इनको यूज़ कर रहे हैं एआई टूल्स को, तो सिर्फ आप आइडिया लेने के लिए यूज़ करें, ठीक है। हो सकता है किसी स्कॉलर की इंग्लिश इतनी अच्छी ना हो, ठीक है, तो वो इन एआई टूल्स को यूज़ कर सकता है टू हैव इफेक्टिव वर्ड्स, ठीक है, कुछ आइडिया लेने के लिए कि ये रिसर्चेज हो चुकी हैं, इन पे और काम होना बाकी है, ठीक है। ये किया जा सकता है इन लिमिटेशंस के बेस पर, बट पूरा का पूरा उसी के ऊपर रिलाई कर लेना वो ठीक नहीं है आज की डेट में, ठीक है। दूसरा, आप देखेंगे कुछ जो डेटा इसके अंदर आता है एआई बेस्ड पे, या कुछ रेफरेंसेस जो जनरेट होते हैं जहाँ से इसने डेटा फेच किया है, वो कई बार हम देखते हैं वो रेफरेंसेस ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आप उस पर्टिकुलर रेफरेंस को या उस पर्टिकुलर पेपर को ओपन करके देखेंगे तो उसमें उससे रिलेटेड कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा जो आपको एआई ने जनरेट करके दिया है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, तो उसमें हम उसमें कुछ कर नहीं सकते बिकॉज इट्स अंडर द डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है। जैसे मैंने कहा, एक एआई है, एक होता है एजीआई, ठीक है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजीआई इज आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस। तो जनरेटिव इंटेलिजेंस अभी बहुत टाइम लगेगा, 2-3 साल और प्रॉपर वर्क करने में। जैसे उसमें उसको सही गलत की पहचान हो जाएगी एआई को कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो अभी टाइम दूर है, बट आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो हमारी रिसर्च हो रही है या जो हम डेटा ले रहे हैं उसके ऊपर हम कम्प्लीटली रिलाय ना करें, ठीक है। उसको देखें, रीड करें, उसमें से आइडियाज़ लें, ठीक है, उसको फिर ट्रांसलेट करें या उसको अपने अकॉर्डिंगली यूटिलाइज करें, ठीक है। बट अगेन मैं रिसर्चर्स को तो ऑब्वियसली यही कहना चाहूँगा कि एज इट इज़ वहाँ से डेटा लेके अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में सबमिट मत करिए, बिकॉज दे हैव प्लेगरिज्म एंड एआई डिटेक्शन टूल्स, ठीक है। तो अगर वहाँ आता है तो दे कैन कैंसल योर एनरोलमेंट एज वेल, ठीक है। तो वो ठीक नहीं होगा। तो आपको प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए टूल्स को, और कम्प्लीटली हम रिलाय नहीं कर सकते इनके ऊपर। हाँ जी, मतलब ये है कि इन शॉर्ट ये है कि हम एआई को यूज़ तो करें अपने रिसर्च के काम के लिए या एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन हाँ कम्प्लीटली उस पर रिलाई नहीं करें। दूसरा, कॉपी पेस्ट करके ना दे दें, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम भी आगे बढ़ चुका है, उन्हें भी पता है कि आप एआई से कॉपी कर रहे हैं और वो भी चेक कर ले रहे हैं कि इट इज़ कम्प्लीटली फ्रॉम एआई जनरेटेड। तो थैंक यू सो मच सर। इसमें एक और जैसे कहना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ा बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी ओपन किया और मैंने एक सर्च किया ग्रेप्स आर, उसके बाद मैंने डैश लगा दिया, ठीक है। मैंने प्रॉम्प्ट एंटर कर दिया, तो हो सकता है मुझे वो बताए ग्रेप्स आर ग्रीन, ठीक है। दूसरे को दिखा सकता है ग्रेप्स आर ब्लैक, ग्रेप्स आर रेड, ग्रेप्स आर सोर, ठीक है, ग्रेप्स आर स्वीट, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब मिलियंस ऑफ कीवर्ड्स हैं इन एआई टूल्स के पास, ठीक है। वो हमें कौन सा डाटा दिखा रहा है,
ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस हमारा उस एआई मॉडल के साथ क्या है, ठीक है, उसके बेस पर हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसा ही रिसर्च के केस में भी है, जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर ये ध्यान रखना है कि हम प्रॉम्प्ट पूरा करें उसमें, ठीक है, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम वो उस पर बी स्पेसिफिक, बी क्लियर रहें कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ठीक है, उसके बेस पर जो आया है उसको अपने अकॉर्डिंगली यूटिलाइज करें, ना कि कम्प्लीटली उस पर डिपेंडेंट करें, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी। एज अ एजुकेशनल आप कंसल्टेंट हैं, और थैंक यू सो मच, आज आपने यहाँ पे हमें टाइम दिया और आपने हमें यहाँ पे आके ज्वाइन किया, और बहुत ही अच्छी नॉलेज आपने शेयर की है रिलेटेड टू एआई इन एजुकेशन सिस्टम। तो थैंक यू सो मच सर। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। अगर कभी मौका लगेगा तो हम इसमें, अभी आज हमने इसको शूट किया है बेसिक एआई के ऊपर, हमने जो डिस्कशन की है बेसिक एआई के ऊपर, ठीक है। अगर एक सेशन हम और कर पाए तो हम ज़रूर करेंगे एडवांस एआई के ऊपर, जिसके अंदर हम डिटेल्ड कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि रिसर्च वर्क के अंदर थीसिस राइटिंग, रिसर्च पेपर राइटिंग, रिव्यू पेपर राइटिंग, कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग, इसमें हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं एआई को इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। ओके। तो आप सभी ने देखा आज हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ में, जिसमें हमने बात की एआई इन एजुकेशन सिस्टम, और हमारे गेस्ट जो थे मिस्टर हितेश कपूर सर थे। और अगर आप कोई भी एजुकेटर है जो कि स्कॉलर है या फिर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का है और सर से कांटेक्ट करना चाहता है रिगार्डिंग एनी क्वेरी टू एआई टूल्स, तो हम सर का नंबर और ईमेल आईडी देंगे, आप उस पर डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज़ पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वॉचिंग अस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल PRS एजुकेशनल ट्रस्ट। थैंक यू।